आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। आज तक रेडियो पर इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर सुन रहे हैं आप। 10 जनवरी तारीख है और दिन है सोमवार। मैं नितिन ठाकुर। पंजाब में इलेक्शन है और किसान आंदोलन से निकली पार्टियों पर पॉलिटिकल पंडितों की नजर है। क्या स्ट्रेटेजी बनाकर वो लड़ेंगे इलेक्शन, ये समझने की कोशिश करेंगे आज। कोरोना की थर्ड वेव बच्चों को लेकर गहरी चिंताएं पैदा कर रही हैं, तो बात उसकी भी होगी। फिर आज लखनऊ में नेताओं का जमावड़ा लगा। पंचायत आज तक के मंच पर किसने क्या दावे किए, क्या खुलासे किए, सब सुनाएंगे। और सुल्ली डील मामले के मेन एक्यूज्ड ने यह खुलासा किया है कि वो ट्रेड ग्रुप के जरिए ऐप चला रहा था। ये ग्रुप क्या है, डिटेल देंगे, लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस खुशबू के साथ। पाँच से 10% एक्टिव केसों में पड़ रही अस्पताल में भर्ती करने की नौबत तेजी से बदल सकते हैं हालात, सरकार ने जताया। कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से बिहार विधान परिषद 16 जनवरी तक बंद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए कोरोना संक्रमित। एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका सूद पंजाब चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में हुई शामिल। ड्रग्स केस में विक्रमजीत मजीठिया को मिली अंतरिम जमानत। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बनाने को दिया निर्देश। बुल्लीबाई केस में आरोपी मयंक रावत और श्वेता सिंह की पुलिस कस्टडी 14 जनवरी तक बढ़ी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट में 9 बच्चों की मौत, 4 की हालत गंभीर। कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर अलमाटी में 5 दिनों के बाद इंटरनेट सेवा वापस हुई बहाल। हिंसक प्रदर्शनों की वजह से किया गया था बंद। और न्यूजीलैंड के एजाज पटेल को आईसीसी ने दिसंबर का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना। यूपी में सर्दी शबाब पर है, लेकिन सियासत का पारा भी बहुत हाई है। सबका ध्यान उसी पर लगा है, मगर पंजाब भी पीछे नहीं है। यूपी तक में समीकरण बनाने बिगाड़ने का दम रखने वाला किसान आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था। 1 साल तक चले इस आंदोलन के बीज पंजाब में ही पड़े थे। खाद पानी इसमें हरियाणा से लेकर यूपी तक के किसान संगठनों ने दिया। वैसे तो अधिकतर संगठनों ने अपने नॉन पॉलिटिकल होने की बात बार बार कही थी, लेकिन आंदोलनों से पॉलिटिकल पार्टी जन्म ले ही लेती हैं। तो यहां भी 2 पार्टी पैदा हो गई। संयुक्त समाज मोर्चा, इसके अगवा हैं बलबीर सिंह राजेवाल, और दूसरी संयुक्त समाज पार्टी, इसके नेता हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी। संयुक्त समाज मोर्चा के बारे में यह कहा जा रहा था कि वो आम आदमी पार्टी से अलायंस कर सकती है, लेकिन आप के 109 कैंडिडेट्स के नामों के ऐलान के बाद अब राजेवाल ने केजरीवाल की पार्टी के साथ अलायंस की संभावनाओं को खारिज कर दिया। इसके बाद अब दोनों किसान संगठन चुनावी मैदान में एक साथ उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कल चढ़ूनी ने बलबीर राजेवाल से मुलाकात की थी और नए गठबंधन के इशारे वहीं से मिलने लगे। सवाल ये उठता है कि आपके साथ राजेवाल की बात क्यों नहीं बनी, और किसान नेताओं के बीच ये जो नया अलायंस वर्कआउट किया जा रहा है, इसके बनने के चांसेस कितने हैं। हमने पूछा पंजाब की सियासत पर पकड़ और नजर रखने वाले इंडिया टुडे मैगजीन के सीनियर जर्नलिस्ट अनिलेश एस महाजन से। देखिए, जो पंजाब के ये किसान नेता हैं, ऐसा नहीं है कि ये अभी पॉलिटिकल हो रहे हैं। ये शुरुआत से ही एक पॉलिटिकल एंटिटी रहे हैं और अपने अपने लेवल पे ये लोग कभी आम आदमी पार्टी, पिछली बार आम आदमी पार्टी के साथ कई लोग गए थे, उससे पहले अकाली दल के साथ और कांग्रेस के साथ ये लोग स्ट्रेटेजिक जो है अलायंसेस करते रहे हैं। और ये सीधे तौर पे पॉलिटिक्स में नहीं थे, अब ये सीधे तौर पे पॉलिटिक्स में आ गए। और रही बात इनके आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की, तो वो मुझे लगता है कि ना तो ये लोग इंटरेस्टेड थे आम आदमी पार्टी में ज्यादा, और ना ही आम आदमी पार्टी इन लोगों में ज्यादा इंटरेस्टेड थी। बट क्योंकि इनका जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी और इनका जो एक तरीके से कहें कि एक जो सिंपैथी जिस एरिया में है वो ओवरलैप करती है, तो इसलिए जो थे दोनों एक बारी बात करना चाहते थे। पर जब तक आम आदमी पार्टी से इनकी शुरुआत हुई बातचीत की, तो आम आदमी पार्टी 90 से ज्यादा कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर चुकी थी और उनके पास 20 के करीब सीटें ही थी ऑफर करने के लिए, और उसमें काफी सीटें अर्बन सेंटर्स की हैं, तो जिनमें ये जो किसानों की बॉडी है ये इंटरेस्टेड नहीं थी।
अब गुरनाम सिंह चड़ूनी की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ अलायंस करने की बात चल रही है, पर उनका इन्फ्लुएंस एरिया कितना है ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरनाम सिंह चड़ूनी जो है वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, वो पंजाब से है भी नहीं। और उनका कोई खास जो संगठन है वो पंजाब में एक्टिव भी नहीं है। और इनका जो इन्फ्लुएंस एरिया है ये करनाल के आसपास का एरिया है जो हरियाणा में पड़ता है। तो उनका एक सिर्फ जो ब्रांड वैल्यू है वो ही है कि वो एक फार्मर लीडर है, एग्रेसिव है, और हरियाणा के एक उसमें एरिया में है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी की टिकट पे पिछली बार इनकी धर्मपत्नी ने इलेक्शन लड़ा था हरियाणा में से, और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है उनके आने से कोई पॉलिटिकल स्ट्रेंथ किसानों की जथेबंदी को मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगी। ये एक सिंबॉलिक फाइट ही रहेगी और सिंबॉलिक अलायंस ही रहेगा। अनिलेश जी, 14 फरवरी को चुनाव है पंजाब में, करीब 1 महीना बचा है। तो क्या इन किसान नेताओं के पास इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की फौज, इलेक्शन मैनेजमेंट स्किल है क्या कि ये लोग चुनाव के नतीजों पर कोई बड़ा इम्पैक्ट डाल सकेंगे? देखिए, साफ सी बात है, ये किसान ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही ओवररेटेड है पॉलिटिकली। क्योंकि जब ये लोग क्रॉस किए थे पंजाब का बॉर्डर पिछले साल नवंबर में, तभी हम लोगों ने ये देख लिया था कि इन लोगों का जो कंट्रोल है कार्डर के ऊपर वो छूटता जा रहा था। और जब इस बारी नवंबर में प्रधानमंत्री ने ये घोषणा करी कि वो रिपील कर रहे हैं, तब तक हम ये रियलाइज कर चुके थे कि इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो लोग हैं, किसानी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर से कंट्रोल जा चुका था। ये एक पूरी की पूरी जो पंजाब में जट सिख कम्युनिटी है उसका आंदोलन बन गया था। और ना तो ये जो यूनियंस हैं, 32 यूनियन है पंजाब की, ना तो ये उनको कमांड कर पा रही थी, ना उनको कंट्रोल कर पा रही थी, ना उनको डायरेक्शन दे पा रही थी। और इसीलिए, क्योंकि ये डायरेक्शनलेस एक तरीके से ये प्रोटेस्ट हो गया था, तो और ये एक एडमेंट तरीके से हाईवेज जाम कर लिए गए थे दिल्ली के इर्द गिर्द, तो जो केंद्रीय सरकार थी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बची कि नेगोशिएशन करें तो किससे करें, उनकी कितनी चलती है, ये कोई भी डिटरमाइन नहीं कर पा रहा था। अब यही चीज पॉलिटिकली भी पंजाब में जो है वो इन लोगों को साबित करनी है कि ये पॉलिटिकली कितने सॉलिड है। पर मुझे इन लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं है। और कुछ सीटें हैं जहाँ पे ये उग्र था आंदोलन, जो संगरूर और इसके इर्द गिर्द का एरिया है, और जहाँ से आम आदमी पार्टी के ज्यादातर विधायक भी पिछली बार चुनकर आए थे, उसी एरिया में इन लोगों का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है और वहीं से ही थोड़ा सा इम्पैक्ट डालेंगे। पर क्रॉस पंजाब इनका कोई इम्पैक्ट हो मुझे लगता नहीं है। शुक्रिया नीलेश जी। डॉक्टर और कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स की ठीक उल्टी राय भी रही है। अब जो कंडीशन हमारे सामने है, जहां देश में कोरोना की तीसरी लहर का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, तब एक डराने वाला पहलू सामने आया है। बच्चों को संक्रमण खूब हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 15 दिनों में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई जो टेंशन दे रही हैं। 22 दिसंबर को बंगाल के नदिया में एक ही स्कूल के 29 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 6 दिन बाद बिहार के शेखुपुरा में 18 बच्चों के पॉजिटिव होने की खबर आई। नए साल के दूसरे ही दिन उत्तराखंड में एक स्कूल में 82 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। अब तक की जानकारी के मुताबिक 10 साल के नीचे के 170 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं 11 साल से 18 साल तक के 410 बच्चे भी तीसरी लहर में कोरोना के शिकार बने हैं। और ये तो बस मैं जो हूं भारत का ही आंकड़ा आपको बता रहा हूं। यूएस और यूके की बात करें तो यहां पिछले सितंबर से ही बच्चों का जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो काफी बढ़ गया था। अभी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के रिसेंट डेटा के मुताबिक अमेरिका में पिछले एक हफ्ते में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन बहुत बढ़ गया है। मतलब 5 से 17 साल के मान लीजिए 1 लाख बच्चे हैं तो उन पर एक बच्चा इन्फेक्टेड था, अब ये 4 हो गए हैं। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन डॉक्टर धीरेन गुप्ता ने कहा कि इस लहर में कोविड-19 से संक्रमित बच्चों में तेज बुखार और कपकपी जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। 11 से 17 साल के बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हमने डॉक्टर धीरेन गुप्ता से ही समझने की कोशिश की कि पिछली दोनों लहरों के मुकाबले इस लहर में बच्चों को लेकर इन्फेक्शन में चेंजेस क्या हैं।
अगर मैं दोनों की बात करूं, सबसे पहले हम पुरानी लहरों की बात करते हैं और अभी की, तो देखा जाए तो ओमिक्रॉन या डेल्टा वेव या अल्फा वेव दोनों में कोई मेजर डिफरेंस पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया, एक्सेप्ट डेल्टा वेव में थोड़ा ज्यादा फीवर था। अगर हम आज की बात करें तो डेल्टा जैसे ही लक्षण आ रहे हैं, लेकिन जो मेन चेंज देखा है, मेन डिफरेंस जो देखने में आया है, वो है कि नंबर ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट जो फोन कॉल्स और कंसल्टेशंस पे आ रहे हैं वो ज्यादा हैं। सेकेंडली, स्पेशली 11 से 18 साल जो एडोलेसेंट एज है, उसमें एडल्ट के मुकाबले भी फीवर कहीं ज्यादा है और ठंड दे के बुखार और शिवरिंग आ रहा है। जो डिफरेंस है पिछली वेव और अभी वाली में एडल्ट में, वो ये रिमार्केबल डिफरेंस है कि फीवर की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है। 80-90% पेशेंट्स में एडल्ट जो यंग एडल्ट्स हैं उनमें फीवर की जो इंटेंसिटी है वो कम है। अगर हम बूढ़े जो लोग हैं, जो और एजिड हैं, जिनके अंदर कोमोर्बिडिटी नहीं है, सरप्राइजिंगली उनके अंदर और भी कम फीवर है। तो अगर हम देखें तो ट्रेंड देखें तो ये यंग जनरेशन की तरफ ये वायरस खिंचता चला आ रहा है। अगर हम सिम्टोमेटोलॉजी देखें तो यंग जनरेशन की तरफ जा रहा है, जिसमें एडोलेसेंट्स को, जो मेरे नजरिए में, क्योंकि मैं एडल्ट्स भी देखता हूँ, बच्चे भी देखता हूँ, न्यूबॉर्न भी इन्फेंट्स भी देखता हूँ, तो सबसे ज्यादा सिम्टम्स जो प्रोड्यूस करे हैं वो 11 और 18 साल के वर्ष के बीच वाली स्टेज पे ज्यादा हुए हैं। अच्छा, तो भले ही मामले इतने सीवियर नहीं हैं डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी हॉस्पिटलाइजेशन तो बढ़ा है। क्या वजह देखते हैं आप बच्चों में इन्फेक्शन बढ़ने की? इसकी वजह मेरे हिसाब से तो पहला ये कि इन जनरल बच्चों को एक नेचुरल नेचर में प्रोटेक्शन दिया हुआ है, शायद उनकी इन्नेट इम्यूनिटी कहीं बेहतर है, तभी वो शायद रिएक्ट भी ज्यादा करते हैं, तभी उनको तेज फीवर आता है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे को लगता है, स्पेशली अगर हम 10 साल से ऊपर की बात करें, क्योंकि उनकी फिजियोलॉजी काफी कुछ हद तक एडल्ट वाली फिजियोलॉजी होती है, तो शायद वैक्सीनेशन ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है जो इस एज ग्रुप में लैकिंग था। तो आई होप अगर कोई नई म्यूटेशन या नया वायरस नहीं आता है तो शायद अगली बार इस एज ग्रुप में भी उतने सिम्टम्स ना हो जितना हम एडल्ट्स में दिख रहे हैं। डॉक्टर, यूएस में 5 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनमें इन्फेक्शन बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ रहा है। तो मान लीजिए अगर किसी के घर में 5 साल से कम उम्र का बच्चा है तो वो किन डूज और डोंट्स का ख्याल रखे? हाँ जी, तो इसमें 5 साल से कम के जो बच्चे हैं, अगर हम उनको डिवाइड करें तो 1 साल से कम का बच्चा और 1 से 5 साल के बीच का बच्चा। जो 1 साल से कम का बच्चा है वो एक बड़ी नाजुक उम्र है, जिसमें कई बार ये सीवियर लक्षण पैदा कर सकता है, स्पेशली तेज बुखार, जिसको हम कई बार फेब्राइल सीजर्स कहते हैं, जो 6 महीने की उम्र के बाद होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम्स देखे गए हैं कि बुखार होने के बाद, तेज बुखार होने के बाद छोटा मोटा दौरा पड़ जाए। लेकिन छोटे बच्चे में थोड़े बहुत सिम्टम भी उनको हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ लेके जा सकता है। तो हमने डूज एंड डोंट्स की बात करनी है। सबसे पहले बात करें कि एक फैमिली में मान लीजिए पूरी फैमिली है और उसमें एल्डरलीज नहीं इन्फेक्टेड है, तो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को एल्डरलीज के हवाले नहीं करें, वो आप खुद ही रखें अपने पास। एक तो उनके अंदर सीवियरिटी होने की चांसेस कम होते हैं, दूसरा हो सकता है वो इंक्यूबेशन पीरियड में हो और अगले 2-3 दिन में लक्षण आ जाए और वो दादा दादी को ट्रांसफर कर दे। ये एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, जो कई बार हमने देखा फैमिली में इन्फेक्शन हुआ तो बच्चों के लिए काफी लोग डरे रहते हैं, तो वो अपने दादा दादी को भेज देते हैं। लेकिन दादा दादी अगर एक्सपोज होते हैं इन्फेक्शन से, कहीं ज्यादा सीरियस है एज कम्पेयर टू लेस देन 5 ईयर अगर इन्फेक्ट होता भी है। कुछ ही इंस्टेंसेस हैं जिसमें हमने देखा है कि इन्फेंट्स को फेब्राइल सीजर्स होने के चांसेस होते हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है। बट इन जनरल देखा जाए पीडियाट्रिक एज, स्पेशली 5 साल से कम वाली एज जो है, वो कम प्रभावित होती है कोविड इन्फेक्शन से। शुक्रिया डॉक्टर साहब। यूपी की चुनावी खिचड़ी में आज जो है पंचायत आज तक का तड़का लगा। लखनऊ में ढेरों नेता जुटे। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव मौर्य, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, किसान नेता राकेश टिकैत, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता क्या खुलासे और दावा कर रहे थे, सुनिए सूरज कुमार की रिपोर्ट।
इस बार पंचायत आज तक में नेताओं की बैठकी का केंद्र रहा लखनऊ। ऐसे समय जब यूपी में चुनाव बहुत नजदीक है, यूपी की राजनीति के इर्द गिर्द तमाम बातें हुई और जनता के मुद्दे पर भी नेताओं से खूब सवाल जवाब हुए। आज तक के इस मंच पर आए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, किसान नेता राकेश टिकैत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बातचीत के दौरान यूपी में बीजेपी की सरकार दोबारा बनने पर आश्वस्त दिखे। हालांकि सरकार बनने पर दोबारा केशव मौर्य की भूमिका क्या होगी, इस पर केशव मौर्य ने बड़ा गोलमोल जवाब दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है। केशव प्रसाद के बारे में हमारे यहाँ सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी पार्टियों की तरह हमारी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह नहीं है। ये बहुत बड़ी पार्टी है, परिपक्व नेतृत्व है, संसदीय बोर्ड है और जो नेतृत्व निर्णय लेता है उस निर्णय का एक एक कार्यकर्ता पालन करता है। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और एक सिपाही के नाते जो दायित्व दिया जाता है उस दायित्व को निर्वाह करता हूँ। पार्टी के नेतृत्व ने जहाँ जैसी आवश्यकता समझी, मैं एक मजबूत सिपाही की तरह, एक भाजपा के सेनापति की तरह जहाँ जरूरत होती है वहाँ मोर्चे पे डटे रहते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के उस बयान को भी विस्तार से समझाया जिसमें उन्होंने 80% लोगों के गुट के अपने साथ और 20% के विपक्षी पार्टियों के समर्थन में होने की बात कही थी। देखिए, मैं एक नारा लगाया करता हूँ, आप के साथ बातचीत में भी मैं कभी शायद दोहराया हूँ, ऐसा मुझे स्मरण आ रहा है कि लगातार डबल इंजन की सरकार के माध्यम से अगर उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित में हमने बिना भेदभाव के काम किया है, हमने जातिवाद की राजनीति से विकासवाद की राजनीति की ओर उत्तर प्रदेश को लाने का काम किया है और उसके परिणाम स्वरूप में 2014, 2017, 2019 में विजय प्राप्त हुई है। तो मैं नारा लगाता हूं कि 2022 में क्यों हम और आगे बढ़ेंगे। 100 में 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। हमारा क्यों है बंटवारे में? क्योंकि हमने सबके लिए काम किया है, उनके दिल में जगह बनाई है। आज तक के इस मंच पर आए ओम प्रकाश राजभर तो केशव प्रसाद मौर्य के बारे में कई सनसनीखेज दावे भी कर बैठे। उन्होंने कहा केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ दोनों एक दूसरे को कमरे में गाली दिया करते थे। ये एक अपने कमरे में योगी को गरियाते थे, योगी अपने कमरे में इनको गरियाते थे। ये डिप्टी सीएम वो मुख्यमंत्री दोनों क्या जाते थे, सुनते थे। और आपने देखा कि इनकी पंचायत हुई, पहली बार बड़े लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री इनके यहाँ आए और वो भी संघ के दबाव में आए थे और वो उधर गए, फिर ये शुरू हो गए। पंचायत आज तक में उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी आए। संगठन की मजबूती का दावा करते हुए उन्होंने यूपी में भाजपा के इस कार्यकाल के दौरान किसानों की स्थिति सुधरने की बात कही। आज यूपी की बात करते हैं तो यूपी में आज कानून का राज है, शांति से लोग रह सकते हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, बिना भ्रष्टाचार का नौकरी मिल रही है, 1 रुपया का रिश्वत नहीं लग रहा है। आप पता कर लीजिए, 5 बजे लोग दरवाजा बंद कर लेते थे, लोग बेटे भी सुरक्षित नहीं रहते थे, बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहती थी और भैंस तक चोरी हो जाती थी, इसलिए दरवाजा बंद करके छत पर चले जाते थे लोग। खेत में फावड़ा से लेकर सब, और ताऊ लोग शाम को और दिन भर केवल पंखा चलाते थे, बिजली भी नहीं मिलता था। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद 24 घंटा बिजली मिलता है। थका हारा किसान पहले घर जाता था तो बिना बीबी का शकल देखे रोटी खाता था, तो 10 के बजाय 2 रोटी खाता था। आज 24 घंटा लाइट मिलता है तो जब थका हारा किसान घर पहुंचता है तो बीबी के शकल में 2 रोटी के बजाय 10 रोटी खाता है वो। किसान नेता राकेश टिकैत हालांकि स्वतंत्र देव सिंह के इन दावों से हमेशा की तरह सहमत नहीं दिखे। उन्होंने कहा लोगों की इस सरकार में खूब दुर्दशा हुई है और सरकार बदलने का समय बहुत नजदीक है। हमने ये कहा है कि योगी जी ने कहाँ काम करा, 3.5 काम करे उन्होंने, 3.5 काम करे। कौन से? कुछ तो तीसरे नंबर पर तो वे गन्ने पर है, पहले नंबर पर है मायावती, 125-35 रुपए बढ़ाए गन्ने के। दूसरे पर अखिलेश, उसने 65 बढ़ाए और योगी जी रहे तीसरे नंबर पर, उन्होंने 25 बढ़ाए। अब बताओ भाई, जो दिखती अंक हुए तो कैसे कहते हैं? जो काम करेगा वो दिखेगा, तो लिखत पड़ा तुम्हें सारा। नेताओं के इन बयान और आरोपों और प्रत्यारोपों से तो साफ है कि यूपी में सरकार बनाने की लड़ाई चुनाव के दिन करीब आते आते और रोचक होती जाएगी
और साथ ही इस बार किसान आंदोलन की वजह से किसानों के मुद्दे भी खूब हावी रहेंगे। हालांकि वोटिंग और नतीजे आने में एक लंबा समय है और कोरोना की वजह से रैलियों और चुनावी कार्यक्रमों पर चुनाव आयोग का बैन लग चुका है, तो ये राजनीतिक दलों के लिए जो सत्ता में हो या विपक्ष में बड़ा चैलेंज तो होगा कि अपनी बात किस तरह वह जनता तक पहुंचाएंगे। लखनऊ से सूरज कुमार, आज तक रेडियो। बुल्लीबाई और सुल्ली डील केस में दिल्ली पुलिस ने इंदौर से आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार किया। उसने कबूल किया कि वो ट्विटर पर एक ट्रेड ग्रुप का हिस्सा था। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के स्टूडेंट ओंकारेश्वर ने बताया है कि इस ग्रुप में मुसलमानों को टारगेट किया जाता था, झूठी जानकारियों के जरिए बदनाम किया जाता था। उद्देश्य यही था कि हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाई जा सके। आपको याद होगा, बुल्लीबाई प्लेटफॉर्म पर सिख आइडेंटिटी वाले झूठे नामों का इस्तेमाल भी हुआ था ताकि इसे कम्युनल रंग भी दिया जा सके। ओंकारेश्वर जो है जनवरी 2020 से इस ट्रेड ग्रुप का हिस्सा बना। तो सवाल यह है कि जब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं जिन्हें काफी स्ट्रिक्ट भी माना जाता है अब तो ऐसे में कुछ यूजर्स अपने एजेंडे को लेकर कैसे इन प्लेटफॉर्म्स पर बेरोक टोक नफरत फैलाने में कामयाब होते जाते हैं, इन ग्रुप से जुड़े लोग कैसे अपनी पहचान छिपा पाते हैं, ये जानने के लिए हमने बात की साइबर एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर विराग गुप्ता से और उनसे पूछा कि ट्रेड ग्रुप क्या है। साथ ही इस पर्टिकुलर केस में जिस ट्रेड ग्रुप की बात हो रही है उसके कोर कौन लोग थे और क्या उनको पकड़ने की कोशिशें भी हुई हैं। देखिए, सोशल मीडिया की अपनी एक अलग भाषा और उस भाषा लगातार बदलती रहती है। और जैसा सुनने में आ रहा है कि ट्रेड ग्रुप वो ट्रेडिशनल लोग हैं जो किसी प्योरिस्ट फॉर्म में भरोसा करते हैं। और दो तरह के वर्गों की बात आ रही है, एक ट्रेडिशनल और दूसरा रायता ग्रुप। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इसका कोई बहुत यूनिफॉर्म उसके कोई इंटरप्रिटेशन है। बेसिकली सोशल मीडिया में अगर देखें तो जिस तरीके से कोई भी आदमी गुमनामी से अपने ग्रुप बना लेता है, गलत नाम से अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकता है, तो ये सारी बातें पकड़ने के बाद की बातें हैं जिससे कि उनको डिफेंस मिल सके। उनके पीछे क्या नेटवर्क है, आपस में वो लोग जुड़े हुए हैं और उनके कमर्शियल बेनिफिट्स क्या हैं। तो जब तक यह नहीं पता चले कि ट्रेडिशनल ग्रुप के नाम से उनको कोई बेनिफिट हो रहे हैं, तब तक ये सिर्फ और सिर्फ शाब्दिक अर्थ हैं। और क्या एक पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई नेटवर्क है, ऐसा कोई संगठन है? और अगर ये जब उजागर हो इन्वेस्टिगेशन के बाद, उसके बाद ही इस बारे में कोई डिटेल बात की जानी चाहिए। विराग साहब, एक सवाल मेरा चैटिंग एप्स को लेकर है, जैसे सिग्नल, टेलीग्राम, बहुत सारे ग्रुप्स वहां पर बने हुए हैं, इनमें नफरती बातें खूब होती हैं। क्या इन एप्स पर ऐसे लोगों को पकड़ पाना मुश्किल है, इसीलिए वहां इस मानसिकता के लोग आराम से अपने मकसद को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, आप कुछ 2-3 दशक पुरानी बात अगर देखें तो ट्रेन के डब्बों के बाथरूम में भी गाली गलौज और अश्लील चित्र होते थे। यह एक स्वभाव है, मानवीय स्वभाव है अराजकता फैलाने का, और उनको पुलिस का और जांच एजेंसियों का डर रहता, इसकी वजह से लोग उसको नहीं कर पाते थे। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से एक जो लोगों को फ्री हैंड मिल गया है और अब उसमें पकड़ में आने का डर भी नहीं है, इसकी वजह से चाहे ट्विटर हो, चाहे टेलीग्राम हो या कहीं पर हो, एक लोगों को सहूलियत हो गई है। अब अगर हम उसके 3 पक्षों को देखें कि जो प्लेटफॉर्म है जहां पर ये बनाया जा रहा है, दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और तीसरा जो विक्टिम है, और कैसे पुलिस इसमें कार्रवाई करती है और पुलिस कार्रवाई क्या नहीं कर सकती है, इन बातों को अगर हम समझेंगे तो लगेगा कि एक बहुत ही चुनौती एक है। अब अगर ये जो वर्तमान मामले में देखें तो जो गिटहब कंपनी है उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट है, उनके करोड़ों यूजर्स हैं, इसके बावजूद वो भारत की जांच एजेंसियों के साथ प्रॉपर कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है और उनके अनुसार एक ट्रीटी के तहत उन्हें एक पुलिस से चिट्ठी चाहिए और अगर उनके कानूनन जो मापदंड है उसके अनुसार खरे उतरेंगे तभी उस पर आगे कोऑपरेट करेंगे। प्रश्न इस बात का है कि जब इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, लाखों करोड़ों पोस्ट होने लगे हैं, तो कैसे पुलिस इस पर कार्रवाई करे और जो पीड़ित लोग हैं वो पीड़ित लोग कैसे अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इसके लिए अब यह जरूरी हो गया है कि जो इन प्लेटफॉर्म्स के नाम पर करोड़ों अरबों खरबों रुपए की कमाई कर रहे हैं
उनकी कानूनी जवाबदेही तय की जाए। उनका जो शिकायत तंत्र भारत में है, उनका मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल आईडी, जिसमें लोग अपनी शिकायत दर्ज कराएं और 48 घंटे के भीतर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सरकार इन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। तभी चाहे टेलीग्राम हो या ट्विटर हो या दूसरी जगहों पर इस तरह की जो अवैध और जो हिंसात्मक गतिविधियों पर रोक लगेगी। इसी के साथ वक्त है विदा का। नामी गिरामी का नया एपिसोड आ गया है। मशहूर शायर कैफी आजमी पर है, सुनिएगा जरूर। और हमारे पॉडकास्ट कैसे लग रहे हैं आपको ये बताइएगा radio@aajtak.com पर, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9953323303 पर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर। सुनते रहिए आज तक रेडियो।